फ्रेंड्स, स्वागत है आपका के वीडियो में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, खास करके क्लास 10th का जो सोशल साइंस में हिस्ट्री सब्जेक्ट देख रहे हैं। फाइनल एग्जाम कभी भी आपका होगा तो इससे निश्चित रूप से आपका 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है और एकदम ज़रूरी है। तो आप लोगों को क्या करना है कि ध्यान से इस वीडियो को पहले आप एक बार अच्छा से 1.5 के स्पीड में सुन लीजिए, उसके बाद अच्छा से नोट कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हम ज़्यादा टाइम आपका लेंगे नहीं। है थोड़ा लंबा चैप्टर, लेकिन आप ध्यान से बने रहेंगे तो आपको एग्जाम में काम आएंगे। और आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, चाहे वो आप बीपीएससी टीचर का, दरोगा का, या कोई भी एग्जाम देंगे, तो आपको एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो ठीक है, लेट नहीं करते, शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं, फिर सब्जेक्टिव की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था। तो देखिए, गदर पार्टी का जो स्थापना है ना, वो लाला हरदौल के द्वारा 1913 में हुआ था। ये जो स्थापना हुआ था इस पार्टी का स्थापना हुआ था सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। कहाँ पे इसका स्थापना हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था अमेरिका में, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुआ था। ध्यान रखिएगा कि सैन फ्रांसिस्को का अमेरिका में लाला हरदौल के द्वारा 1913 में गदर पार्टी का स्थापना किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की स्थिति को हुआ। तो देखिए, जलियांवाला का जो हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को हुआ है, और ये पंजाब के अमृतसर में एक बाग था जलियांवाला, वहीं पे एक घटना हुआ था। रॉयलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन चल रहा था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, और यही 1916 वाला जो समझौता हो रहा था ना, यहीं पे राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले थे। और क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? जो असहयोग आंदोलन मतलब अंग्रेज का सहयोग नहीं करना, असहयोग आंदोलन चलाना है, कांग्रेस के 1920 के कलकत्ता जो अधिवेशन हो रहा था ना, वहीं पे पास हो गया था, यानी पारित हो गया था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो भारत में जो खिलाफत आंदोलन का जो आंदोलन है ना, ये तुर्की में चला था 1920 में, है ना। उसमें तुर्की का एक खलीफा था, उसको उस पद से हटा दिया था, उसी के विरोध में ये चल रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना, दांडी यात्रा जो चला था, नमक सत्याग्रह, ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, और 6 अप्रैल 1930 को पहुंच करके गांधी जी नमक बना करके इस कानून को तोड़े थे, नमक कानून को। वही है सविनय अवज्ञा आंदोलन। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज की जो मांग है कल लखनऊ के 1929 अधिवेशन में पारित हुआ था। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में के.वी. हेडगेवार ने की थी। ये आप ध्यान रखिएगा, के.वी. हेडगेवार ने की थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस और किसान आंदोलन के दौरान मिला था? तो वल्लभ भाई पटेल को बरदोई सत्याग्रह में वहाँ के महिलाओं के द्वारा सरदार की उपाधि इनको दी गई थी। और रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह 1916 में हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। अब कुछ फिल इन देगा ब्लैंक करके, आपका जो क्वेश्चन आंसर में होगा बुक में, आप उसको भी मिला लीजिए यहाँ से। कि बाल गंगाधर तिलक और यहाँ था ना, तो यहाँ पर एनी बेसेंट लिखिएगा, है ना। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूलिंग का आंदोलन शुरू किया था। हम बताए थे भी कि एनी बेसेंट ये आयरिश लेडीज है, और इनके देश में पहले से होम रूल चला था, तो वही होम रूल ये गंगाधर तिलक के साथ में 1916 में शुरू किए थे भारत में। फिर डैश भारत के खिलाफत आंदोलन के नेता थे? तो महात्मा गांधी जो थे, ये भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता थे, और तुर्की में तो खलीफा के पद के लिए विरोध हो ही रहा था। डैश फरवरी को डैश को आंदोलन स्थगित हो गया था? तो देखिए, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया था। और ये आंदोलन शुरू कब हो गया था? तो देखिए, ये आंदोलन तो 1920 से चल रहा था, लेकिन आंदोलन 1922 में क्यों स्थगित करना पड़ा था गांधी जी को? इसलिए स्थगित करना पड़ा था कि 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी में 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिए थे, और इसके चलते अंग्रेज लोग काफ़ी उग्र हो गए थे। तो इसीलिए गांधी जी 22 मार्च को, मतलब 22 फरवरी को 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए थे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष? तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। और डैश में डैश का विरोध हुआ था। देखिए, जहाँ पर समुद्र था वहाँ तो नमक कर का विरोध हो रहा था, बिहार में कोई समुद्र था नहीं, तो वहाँ पर चौकीदारी कर का विरोध हो गया। तो बिहार में चौकीदारी कर विरोध में आंदोलन आरंभ हुआ था, और बिहार के लोगों ने बोल दिया कि हम लोग अंग्रेज को कोई भी चौकीदारी कर नहीं देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष पूछेगा तो W.C. बनर्जी, और अगर सचिव पूछेगा
संस्थापक पूछेगा एओ ह्यूम, एओ ह्यूम। तो आप देख लीजिएगा, अगर सचिव पूछेगा तो एओ ह्यूम और अध्यक्ष पूछेगा तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और पहला अधिवेशन मुंबई हुआ था। 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ। अगर किसान सभा गठन कब हुआ पूछेगा तो आप 11 अप्रैल 1936 आंसर लगा सकते हैं, ये सही आंसर है। और इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ मिलान करने के लिए क्वेश्चन है। उड़ीसा में खेड़ा जनजाति और घुमसर विद्रोह हुआ था, ये ध्यान रखिएगा, बाकी रह गया था उधर। और सुमिलित करना कि गांधी चरण, तो गांधी चरण 1919 से लेकर 1947 तक, कहीं कहीं 1915 से 1947 में लिख सकता है, क्योंकि गांधी जी 1915 में वापस लौटे थे भारत। तो खैर आप देख लीजिएगा ऑप्शन के हिसाब से। चौरा चौरी कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था, और इसी के विरोध में असहयोग आंदोलन स्थगित करना पड़ा था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। बंगाल विभाजन, बंगाल का विभाजन हो गया था बंगाल विभाजन वापस हुआ था 1911 में, और बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। अगर पूछेगा बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो विभाजन में आप लिखिएगा 1905, और वापस कब लिया गया 1911। हिंद महासागर, तो हिंद महासभा जो हुआ था 1915 में, और मोपला विद्रोह हुआ था 1916 में। तो देख लीजिएगा, मोपला विद्रोह पूछ रहा है कि क्या दिख रहा है। मोपला विद्रोह था 1916 में केरल में, मोपला विद्रोह हुआ था 1916 के केरल में। एक बार इसको अच्छा से मिला लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, तो लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड से हारने के बाद तुर्की ने ऑटोमन साम्राज्य के विघटित कर दिया। अतः 1920 की शुरुआत में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति इंग्लैंड को अपनी नीति बदलने के लिए वाद करने हेतु खिलाफत आंदोलन किया था। रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं, तो बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटना को दबाने के लिए 21 मार्च 1919 को अंग्रेजों ने क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम नामक कानून पारित किया, जिसे रॉलेट एक्ट कानून कहते हैं या खाला कानून कहते हैं। इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना साक्ष्य और बिना वारंट का गिरफ्तार करके उसे जेल में डाल दिया जाता था। इसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य था कि समुद्र के जल से नमक बनाकर उसका उल्लंघन करना, क्योंकि तात्कालिक समय में आम व्यक्तियों द्वारा नमक बनाना कानूनी अपराध था। यानी उस समय में धीरे धीरे पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया गया। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, दांडी यात्रा की, और जो नमक पे टैक्स लगाया था सरकार अंग्रेजों ने नमक बनाकर के, गांधी जी ने उस कानून को तोड़ा था। गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था, तो देखिए गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता दोनों एक ही चीज़ है। इसमें गांधी के साथ इरविन का एक समझौता हुआ था, उसी के बारे में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए, जो नमक कानून चला रहे थे गांधी जी, उसको रोकने के लिए तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अंग्रेजी वायसराय लॉर्ड इरविन तथा गांधी जी के बीच 5 मार्च 1991 को दिल्ली में एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। मतलब क्या हुआ था कि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में नहीं जा रहे थे, और इधर तो ये चला रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून तोड़ने के लिए। तो अंग्रेज चाहते थे ऐसा कुछ नहीं हो, और गांधी जी को इसीलिए लेके जाना चाहते थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, क्योंकि गांधी जी का बात पूरे भारत के लोग मानते थे। तो ये चाहते थे अंग्रेज लोग कि एक बार गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में जाए, ताकि ये भारतीयों पर और ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बना पाए, चाहे कुछ भी नया चीज़ है उसको ठीक तरीक़ा से लागू कर पाए। लेकिन गांधी जी पहला गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाते हैं, और तीसरा में भी नहीं जाते, सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं, जहाँ गांधी जी को एक अंग्रेज वेस्टर्न चर्चिल अदनंग फकीर कह करके सूचित करता है। तो आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड इरविन तथा गांधी जी के बीच 5 मार्च 1931 को दिल्ली में एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दीजिए। चंपारण सत्याग्रह के बारे में हम लोग आप लोग से क्लास में अच्छा से बात कर ली है, लेकिन इसको ध्यान से सुन के आप लिख लीजिए, ताकि आप एग्जाम में अच्छा से लिख पाएँ। 1917 में
चंपारण बिहार के एक स्थानीय नेता जिसका नाम राजकुमार शुक्ल था, वे गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में बताया और वहाँ की तीन कठिया प्रथा के बारे में गांधी जी को जानकारी दी और गांधी जी से चंपारण चलने पर अनुरोध किया। तीन कठिया प्रथा में क्या था कि हर 3 कट्ठा मतलब हर 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे नील का खेती करना जरूरी था और ये भारतीयों को कहीं से भी रास नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस खेत पे नील की खेती करते हो खेत खराब हो जाता है। इसके चलते बहुत परेशान थे बिहार के लोग। तो राजकुमार शुक्ल जब 1916 में गांधी जी से मिले थे, तो ये इन्हीं के अनुरोध पे गांधी जी बिहार आते हैं और पहली बार भारत में बिहार से ही चंपारण से ही सत्याग्रह शुरू करते हैं। 19वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेज बागान मालिकों ने किसान से यह करार करा लिया था कि वो अपनी भूमि के 3/20 भाग में नील की खेती करेंगे। इसी को 3 कट्ठा प्रणाली कहा जाता है। मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पे नील का खेती करना जरूरी कर दिया था। ये करार करा लिया गया था किसानों के द्वारा, ये गलत था। मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? तो मार्च 1929 में अंग्रेजों द्वारा कुछ वामपंथी नेताओं के विरुद्ध मेरठ की अदालत में झूठा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था, जो मेरठ षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखें। तो देखिए, लिखेंगे कि 1914 से 1920 तक छोटा नागपुर क्षेत्र के उराव जनजातियों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध हुए विद्रोह का नेता जतरा भगत था। यानी 1914 से 1920 तक जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है, जो रांची साइड है, उड़ीसा वाला साइड है, उधर में जनजातियों द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था, तो उसका नेता ही जतरा भगत थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? इसे हम लोग अटक भी कहते हैं, बता देते। AI अटक, TUC अटक करके हम लोग याद किए थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारतीय मजदूर वर्ग के उत्थान तथा उनकी मांगों का समर्थन हेतु 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना की थी। आगे बढ़ते कुछ और शॉर्ट टाइप में। असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? देखिए, असहयोग आंदोलन करने से पहले गांधी जी जो भी आंदोलन चलाए, खास करके भारत में 1917 में चंपारण, 1918 में खेड़ा, 1918 में मजदूर मिल, ये सब कोई ना कोई राज का आंदोलन था। लेकिन असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन इसलिए था क्योंकि पहली बार पूरा देश का लोग आंदोलन करने के लिए तैयार थे। जैसे हम लोग बताए भी थे कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, जिससे संपूर्ण भारत में अभूतपूर्व सफलता मिली। इस आंदोलन में सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार कर राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना हुई। न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला मानने पर जोर दिया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया। मतलब हुआ क्या कि जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो ये सोच ही लिए थे कि हम लोग अब अंग्रेज का कोई भी चीज़ मानेंगे नहीं और कोई चीज़ हम लोग उपयोग करेंगे नहीं। तो क्या हो गया कि जो अंग्रेज लोग हम लोग के लिए स्कूल खोला था, कॉलेज खोला था, उसका विरोध किए और हम लोग अपना सरकारी स्कूल और कॉलेज जो भी वो लोग का था उसको बहिष्कार कर अपना विद्यालय और कॉलेज का स्थापना कर ली। और वो लोग जो फैसला अंग्रेज देता था, कुछ भी गलती करते थे तो अंग्रेजी फैसला करता था, तो हम लोगों ने कोई भी फैसला न्यायालय का मानने से मना किया और हम लोग बोले हम लोग पंच में मिलकर फैसला करेंगे और जो पंच फैसला करेगा वही मानेंगे। और जितना भी विदेश से वस्तु बन करके आता था और हम लोग को काफ़ी महंगा में बेचता था, हम लोग विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार किए थे। ये पहली बार ऐसा था कि पूरा देश के लोग इसमें सहयोग किए, स्टूडेंट्स हो, चाहे नौकरी करने वाले हो, चाहे आम जनता हो। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था, इसलिए असहयोग आंदोलन पहला जन आंदोलन था जिसमें पूरा देश एक हो गए थे। नेक्स्ट है कि कांग्रेस और गांधी के नेतृत्व में समूचा देश पहली बार एक साथ आंदोलन हो उठा था, अतः इसे प्रथम जन आंदोलन की संज्ञा दी गई। तो पहली बार गांधी जी के साथ पूरा देश खड़ा था और ये पहला बार सभी लोग का आंदोलन था, इसलिए इसे
पहला जन आंदोलन कहते हैं असहयोग आंदोलन को, मतलब अंग्रेज की सभी वस्तुओं का बहिष्कार करना, अंग्रेज का ना कोई नीति को मानना, ना तो उसका स्कूल कॉलेज में हम लोग को पढ़ाई करना, अपना विद्यालय और कॉलेज स्थापित करना। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए। तो आप लिखिएगा कि इस आंदोलन में पहली बार महिला, मजदूर वर्ग, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन व शिक्षित लोग एक साथ जुड़े। इस आंदोलन से समाज के विभिन्न वर्गों में अंग्रेजी विरोधी भावनाएं व्याप्त हुई। इस आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार में ब्रिटिश आर्थिक हितों को प्रभावित किया। इस आंदोलन का एक मुख्य परिणाम ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। मतलब जब ये आंदोलन चल रहा था ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इसका परिणाम क्या क्या हुआ। तो इस आंदोलन में जब पहला बार ऐसा था ना कि जितना भी मजदूर वर्ग था, महिला वर्ग था, शहरी लोग था, सब निर्धन शिक्षित जितना भी लोग सबको साथ आ गए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में, जो नमक कानून था। और इस आंदोलन के समाज के विभिन्न वर्ग अंग्रेज का विरोध का भावना पूरा विरोध कर रहे थे अंग्रेज का, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार हो गया था, ब्रिटिश का कोई भी सामान हम लोग खरीद भी नहीं रहे थे। और इस आंदोलन का जो मुख्य परिणाम था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 में एक भारत शासन अधिनियम पारित किया जाना था। मतलब भारत के लिए अलग से कानून कुछ बनाना था, वो 1935 का भारत शासन अधिनियम है। और इसी अधिनियम से भारत का जो संविधान लिखा गया, इससे बहुत कुछ लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई थी। तो आप लिखिएगा बिखरी हुई राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट रखने के लिए एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की आवश्यकता थी। मतलब भारत का जो राष्ट्रवादी शक्ति था इधर उधर बिखरा हुआ था, और उसको एक करने के लिए, और ख़ास करके अंग्रेज लोग चाहते थे कि भारतीयों को जो गुस्सा है वो हम लोग को युद्ध के रूप में और बहुत सारा हिंसात्मक हो जाता है, तो उसको दबाने के लिए भी एक पार्टी का स्थापना कर दे, ताकि ये लोग कोई भी बात रहेगा तो अपने पार्टी में बोलेगा तो हम उसको जाकर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो लिखिएगा कि एक रिटायर्ड ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम इस दिशा में प्रयास शुरू किया, और 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई। तो 1884 भारतीय राष्ट्रीय संघ का स्थापना हुआ, यहाँ कांग्रेस का नहीं हो रहा है, संघ का स्थापना हुआ। और इसकी अगली बैठक 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलधाम तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई। इसी जा सकता है क्वेश्चन कि ये जो अधिवेशन हुआ था कहाँ पे हुआ था। तो 28 दिसंबर 1828 का जो अगला बैठक कांग्रेस का जो हुआ था वो हुआ था गोकुलधाम तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। और यहीं से इस संगठन का नाम बदलकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। पहले जो इसका नाम था कि एक प्रयास किया गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ का, और भारतीय राष्ट्रीय संघ 1884 में बना था। और इसी का जब अगला बैठक हुआ 28 दिसंबर 1885 को, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का ही नाम बदल करके कर दिया गया क्या, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो आज भी चल रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से अभी चल रहा है, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखेंगे। तो लिखेंगे कि बिहार में नील उत्पादन किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय थी, क्योंकि अंग्रेज द्वारा 3 कठिया व्यवस्था लागू किया गया था, जिससे किसान को अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी आवश्यक होती थी, जो किसान करना नहीं चाहते थे। नील की खेती किसान नहीं करना चाहते थे क्योंकि इससे किसान को ज़्यादा लाभ नहीं होता था, तथा भूमि की उर्वरता जो शक्ति है वो कम हो जाती थी। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में चंपारण के ही एक किसान राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कराया तथा उन्हें चंपारण आने का अनुरोध किया था। और अंततः चंपारण सत्याग्रह के बाद 3 कठिया जो प्रथा था वो समाप्त कर दिया गया, और गांधी जी यहीं से चमक गए थे। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करिए। तो आप लोग लिखिएगा स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने किया था। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, आगे पढ़ेंगे। जो स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 में जो हुआ है ना, ये CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1922 में किया है। और 1922 का जो अधिवेशन हुआ वो गया में हुआ है। 1922 का जो अधिवेशन हुआ वो कहाँ हुआ है, गया में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जिसका उद्देश्य भारत में चलाई गई ब्रिटिश सरकार के परंपराओं का अंत करना, नौकरशाही शक्ति को कमज़ोर करना, दमनकारी कानूनों का विरोध करना, राष्ट्रीय शक्ति का विकास करना, ये सब सारा काम था
चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना करके बनाना। और स्वराज पार्टी का स्थापना 1922 में हुआ था और 1922 का अधिवेशन गया में हुआ था। ये सब ध्यान रखिएगा जो हम बाद में बोलते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में, इसीलिए हम इस सबको जोड़ते रहते हैं। सारा कुछ लिखना संभव नहीं है, इसलिए आप वीडियो को अच्छा से सुनते रहिए। अब हम कुछ शॉर्ट टाइप से हट करके अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा लॉन्ग टाइप में कुछ क्वेश्चन में आते हैं, जिसको अभी आप ध्यान से सुनेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ अंतर संबंधों की विवेचना करें। प्रथम विश्व युद्ध में ही या प्रथम विश्व युद्ध में हो रहे खर्चों से इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। चूँकि भारत इंग्लैंड का एक महत्वपूर्ण उपनिवेश था, अतः भारत की भी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई और बेरोजगारी तथा महंगाई अपने चरम पर पहुंच गया। हुआ क्या कि इंग्लैंड जब प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया 1914 में, तो इन लोगों ने खूब जोर लगाया और काफ़ी बम बारूद ये सब में बहुत पैसा खर्च कर दिया। अब भारत उसका उपनिवेश था, अब भारत का भी आर्थिक स्थिति खराब होने लगा, लोग भूखे मरने लगे, काम के तलाश, मतलब बहुत तरह का दिक्कत आना शुरू हो गया। तो प्रथम विश्व युद्ध ने भारत सहित पूरे एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रवादी भावना को प्रबल बना दिया। अब जब लोग ऐसे भी मर ही रहे थे, तो इनको लगा कि अंग्रेज तो अपना स्वार्थ के चलते कुछ भी करते रहता, तो फिर हम लोग अपना क्यों भूखे मरना है। तो इन सभी लोगों के बीच भी राष्ट्र के प्रति भावना प्रबल हो गया और प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही आगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में जो राष्ट्रवाद की लहर उठी, सबसे उससे प्रभावित होकर भारत में ब्रिटिश सरकार के शासन में कुछ सुधार करने का प्रयास किया गया और इसके चलते भारत के लोग भी उग्र हो गए और कुछ इनके जो शासन था उसमें सुधार करने का प्रयास किया गया। 1919 में मेंटेनेंस चेम्सफोर्ड योजना, मतलब 1919 में जो वायसराय थे मेंटेनेंस चेम्सफोर्ड ही थे, तो इन्हीं के द्वारा मेंटेनेंस चेम्सफोर्ड योजना या भारत सरकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया, लेकिन 1919 में भी चेम्सफोर्ड योजना या भारत सरकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड से हारने के बाद तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। जब तुर्की से हार गया, वो लोग हार गए जब धुरी राष्ट्र वाले लोग, तो वहाँ पे तुर्की ऑटोमन साम्राज्य जो था उसको विघटित कर दिया गया था। ऑटोमन साम्राज्य का शासक इस्लामी दुनिया का खलीफा होता था और जो ऑटोमन साम्राज्य का जो शासक होता था वो इस्लामी दुनिया का होता था खलीफा, और ये लोग खलीफा का पद को ही समाप्त कर दिए थे। इसके बाद इससे भारतीय मुसलमानों में नाराजगी बढ़ी, अतः 1920 की शुरुआत में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति इंग्लैंड को अपनी नीति बदलने के लिए वाध्य करने हेतु महात्मा गांधी के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन किया। तो खिलाफत आंदोलन के नेता कौन है पूछेंगे तो महात्मा गांधी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न परिस्थितियों ने राष्ट्रवादी आंदोलन में गांधी चरण 1915 से 1947 के लिए पृष्ठभूमि का निर्माण का कार्य किया है। तो गांधी चरण जब भी आपको पूछेगा तो 1915 से 1947 ही ज़्यादा ऑप्शन में मिलने का चांसेस रहेगा। असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम का वर्णन करें, तो लिखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन सितंबर 1920 में महात्मा गांधी के प्रेरणा से असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। मतलब पूछेगा कि असहयोग आंदोलन कहाँ चलाने का निर्णय लिया गया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हर साल अधिवेशन होता था। जब कलकत्ता में सितंबर 1920 में विशेष अधिवेशन चल रहा था, तो वहीं से गांधी जी बोले थे कि अब अंग्रेजों का हम लोग सहयोग नहीं करेंगे और असहयोग आंदोलन चलाएंगे। तो जिसके बहुत सारे कारण थे कि खिलाफत आंदोलन का मुद्दा था। पहला तो ये था कि अंग्रेज लोग जब जीत गया था तो तुर्की का जो पद था खलीफा का वहाँ समाप्त कर दिया गया था, उससे भारत के भी मुसलमानों को फ़र्क पड़ रहा था। दूसरा, पंजाब में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हो गया था उसका विरोध में न्याय प्राप्त करना था। 1919 13 अप्रैल को बहुत क्रूर घटना अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, उसके लिए भी न्याय करना था, इसीलिए भी खिलाफत आंदोलन चलाना जरूरी था। स्वराज की प्राप्ति करना, और इस आंदोलन में सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों का बहिष्कार कर राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना की गई थी। न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला मानने पर जोर दिया गया था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी अपना देश का वस्तु को बढ़ावा दिया गया था। चौरा चौरी कांड के बाद इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन असहयोग आंदोलन को जब चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ, तो एक सप्ताह के बाद 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को बंद कर देना पड़ा था। इसको गांधी जी हिमालय जितना फूल भी बोले थे। इसके भी क्या क्या परिणाम हुए, तो कांग्रेस एवं गांधी में पूरे भारतीय जनता का विश्वास जागा, और इससे क्या हो गया, गांधी जी के प्रति और कांग्रेस पार्टी के प्रति पूरे भारत का जनता लोग को विश्वास जागा। पहली बार समूचा देश आंदोलित हो उठा था, और असहयोग आंदोलन पहला बार ऐसा होता है पूरा देश, हर वर्ग के लोग आंदोलित हो उठा था। पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली थी, और गांधी जी बोले भी थे कि सभी भाषा महत्वपूर्ण है लेकिन हिंदी हमारी सर्वोपरि भाषा है।
तो हिंदी को मान्यता मिला था और पूरे देश को एक सूत्र पिरोने वाली भाषा थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों का विवेचना करेंगे लिखने के लिए आ सकता है, तो इसमें से लिखें कि सविनय आंदोलन का कारण निम्न कारण है। जैसे ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया, जो 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। अब देखिए, साइमन कमीशन का गठन हो रहा है भारत में कुछ सुधार करने के लिए, लेकिन इस आंदोलन में एक भी भारतीय शामिल नहीं था। भारत का कुछ कानून में सुधार करना और कोई भी भारत का सदस्य उसमें नहीं रहेगा, तो कैसे पता चलेगा क्या सुधार करना नहीं करना और क्या अच्छा होगा। इसीलिए इसका विरोध होने लगा। 1929-30 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ा। पूरे देश का वातावरण सरकार के खिलाफ थी। हुआ क्या था कि 1929-30 में महामंदी आया था। सबसे ज़्यादा अमेरिका में आया था, लेकिन भारत में भी व्यापक रूप से महामंदी का असर आया, जिससे सरकार के खिलाफ पूरा देश एक हो गया और मेरठ षड्यंत्र के केस और लाहौर षड्यंत्र केस में भी सरकार विरोधी भावना को उग्र बना दिया गया था, जिससे दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। तो पूछेगा कि ये सब कारण पूर्ण स्वराज की मांग कब रखी गई थी, तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस के जब लाहौर का अधिवेशन हो रहा था तब, तथा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। और यही 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने को जो घोषणा किया गया था, जिसे अंग्रेज ने पूरा होने नहीं दिया, तो इसीलिए हम लोग 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हो गया था, तो हमेशा हर साल 26 जनवरी को ही हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस। तो 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इस प्रकार पूरे देश में उत्साह की एक नई लहर जागृत हुई। आंदोलन प्रारंभ होने से पहले गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांग रखा था, मतलब 11 तरह का मांग रखे थे, परंतु इरविन ने गांधी से मिलने तक का इनकार कर दिया। अब गांधी जी कुछ मांग लेकर के गए थे लॉर्ड इरविन के पास, जो वायसराय थे 1930-31 में, और ये जो इरविन था ये गांधी से मिलने के लिए क्या कर दिए, इनकार कर दिए। तब इन लोग को और आंदोलित हो उठना पड़ा। भारत में मजदूर आंदोलन के विकास का वर्णन करें, तो लिखेंगे कि 20वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में सबसे पहले सुब्रमण्यम अय्यर ने मजदूरों की यूनियन के गठन की वकालत की थी। 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी फैलने के कारण, जैसे भी कोरोना महामारी फैला था ना बीच में हम लोग टाइम में, तो उस समय 1917 में अहमदाबाद से एक प्लेग का बीमारी फैला था। ये भी छुआछूत जैसा ही था। और 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की महामारी फैलने के कारण मजदूरों को शहर छोड़ने से रोकने के लिए, मतलब सब मजदूर शहर छोड़ के गाँव तरफ आ रहे थे, तो उसको रोकने के लिए उनके वेतन में वृद्धि की गई थी। और 1917 में अहमदाबाद का मिल मजदूर को वृद्धि किया गया था वेतन में, जो महामारी खत्म होते ही समाप्त कर दिया गया। जैसे महामारी खत्म हो गया तो सबका जो वेतन वृद्धि का बात हुआ था उसको समाप्त कर दिया गया। मजदूर इससे काफ़ी असंतुष्ट थे, क्योंकि वृद्धि के समय मजदूर काफ़ी संतुष्ट थे। जब पैसा कोई चीज़ बढ़ जाता है, वृद्धि होता है, तो मजदूर सब खुश थे। और बाद में जब बीमारी खत्म हो गया तो इसको घटा दिया, समाप्त कर दिया गया, तो इससे मजदूर लोग दुखी हुए। प्रथम विश्व युद्ध और उससे उत्पन्न महंगाई के कारण मजदूरों की बोनस की कटौती कर दी गई थी। और पहला विश्व युद्ध में अंग्रेज का बहुत सारा खर्चा हो गया था, तो ये क्या किया कि भारत में काम करने वाले मजदूर का बोनस में कटौती कर लिया, जो उनके लिए एकदम कष्टदायक था। 1917 से रूसी क्रांति तथा श्रम संगठन की स्थापना का प्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय मजदूर पर पड़ा था। और इससे क्या हो गया था कि 1918 में गांधी जी के नेतृत्व में अहमदाबाद मिल मजदूर के खिलाफ भूख हड़ताल किया गया था, और ये काफ़ी सफल रहा था। तो गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह, फिर 17 में खेड़ा, 18 में मिल मजदूर का हड़ताल करके ये सभी सफल आंदोलन चलाए थे, और ये पूरा फेमस हो गए थे भारत में। 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। तो आपसे पूछेगा कि अटक के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो लाला लाजपत राय, AI अटक, TUC अटक, अटक गए लाला लाजपत राय, इसे करके याद रखिएगा। तो अटक जो है 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे कौन थे, लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी के योगदान की विवेचना करिए। तो इसमें पूछना क्या है, पूरा लिख दीजिएगा।
कि 1919 से 1947 ईस्वी के बीच राष्ट्रीय आंदोलन में, ये राष्ट्र का आंदोलन का बात हो रहा है, पूरा आंदोलन का नहीं, तो पूरा मतलब कि चंपारण का बात नहीं हो रहा है, तो इसलिए 1919 से लिए कि 1919 से 1947 ईस्वी के बीच राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चंपारण तथा खेड़ा में किसानों का आंदोलन और अहमदाबाद में श्रमिकों के आंदोलन का नेतृत्व कर गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहचान बना लिया था। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों एवं रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत की। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलनों को एक नई दिशा एवं दशा प्रदान किया। इस संघर्षों के बाद अंततः 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हो गया। उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथियों की भूमिका को रेखांकित करें। तो इसमें लिखना है कि वामपंथी शब्द का प्रथम प्रयोग फ्रांसीसी क्रांति में हुआ था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में वामपंथी विचारधारा को फैलाने में मुजफ्फर अहमद, S.A. डांगे और मौलवी वर्कुतुल्लाह, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, कुरकुतुल्लाह नहीं है, वर्कुतुल्लाह है, इसको हम ठीक कर दे रहे हैं। हाँ ठीक, वर्कुतुल्लाह गुलाब हुसैन प्रमुख थे। 1920 में एन राय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। आतंकवादी राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ने के कारण सरकार ने इस आंदोलन का दमन शुरू किया और पेशावर षड्यंत्र केस 1922-23, कानपुर षड्यंत्र 1924 और मेरठ षड्यंत्र केस 1929 से 33 के तहत 8 लोगों पर मुकदमे चलाए गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वामपंथियों ने कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि कांग्रेस उन उद्योगपतियों एवं जमींदारों के समर्थन से चल रही थी जो मजदूर का शोषण करते थे। जो मजदूर का शोषण करता है वो बड़े बड़े लोग उससे मिल गए थे, तो इसलिए कांग्रेस का भी विरोध हुआ था। अंततः कांग्रेस में फूट पड़ी और वामपंथियों दल के लोग कांग्रेस से अपना संबंध तोड़ लिया। जितने भी वामपंथी दल के लोग थे वो कांग्रेस से अपना संबंध क्या किए थे, तोड़ लिए थे, और यहीं से नरम दल और गरम दल ये सब हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते कुछ ऑब्जेक्टिव को लेकर के जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम बहुत ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए। 1853 में रेलवे पहली बार भारत में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था, और जो रेलवे लाइन बिछाया गया था मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर था। और 1878 में लॉर्ड लिट्टन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर प्रेस पर कठोर प्रतिबंध लगाया था। 1879 में आर्म्स एक्ट, अस्त्र शस्त्र नहीं रखने का घोषणा किया गया था, कोई भी भारत के लोगों को अस्त्र शस्त्र रखने से मना किया गया था। और 1883 में इल्बर्ट बिल पारित किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, इसी के द्वारा, लॉर्ड लिट्टन के द्वारा। और 1899 में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट पारित किया था। और 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम आया। 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। 1907 में देशद्रोही सभा अधिनियम आया। 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापन वाले को दंडित करने के लिए पारित किया गया। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग ने कलकत्ता की राजधानी 1911 में दिल्ली कर दिया। लॉर्ड डलहौजी की नीति क्या थी, तो ये रेल टेलीग्राफ लाइन व्यवस्थित परिवहन की शुरुआत भारत में राष्ट्रवाद के विकास में हुआ। अंग्रेजी शिक्षा नीति भारत में राष्ट्रवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों का शासन, तो 1857 में क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया गया। 1857 की क्रांति से पहले हमारे देश पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड में हुआ था। और अब ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया था, जिसे इंडिया काउंसिल कहते हैं। 1857 के फलस्वरूप इंग्लैंड के सरकार ने भारत की सरकार के जिम्मेवारी
सीधे अपने हाथ में ले लिया। भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया और अब भारत के शासकों ने वायसराय का पद समाप्त किया। तो देखिए, जब गवर्नर जनरल का पद समाप्त हुआ था तब से वायसराय का पद आया था। इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सरकार के अंतिम पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। तो पूछ सकता है कि अंतिम गवर्नर जनरल, तो अंतिम गवर्नर जनरल पूछ दे या पहला वायसराय पूछ दे। ये कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। एक बार फिर से देख लीजिए, लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल, पहला वायसराय। इल्बर्ट बिल 1883 में आया था। यह बिल 1883 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था। तो इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में आया था? तो लॉर्ड रिपन, और यही थे लॉर्ड रिपन जिनका दिल भारत के लिए धड़कता था। इसके द्वारा अब भारतीय न्यायाधीश में भी अंग्रेजों के मुकदमे पर सुनवाई कर सकते हैं। मतलब पहले क्या था कि अंग्रेज लोग करे गलती चाहे भारत लोग कर दे गलती, तो मुकदमा का सुनवाई अंग्रेज लोग करते थे। लेकिन जो 1883 में जो इल्बर्ट बिल आया, इसमें कोई भी सुनवाई का न्यायाधीश जो के रूप में, भारत के लोग भी न्यायाधीश के रूप में मुकदमा का फैसला कर सकते थे। इससे अंग्रेज लोग काफ़ी परेशान हुए और इससे पहले अंग्रेजों के मुकदमे पर सुनवाई करने का हक सिर्फ न्यायाधीश को होता था, जो अंग्रेज का ही होते थे। अंग्रेज ने इस बिल का भारी विरोध किया, लेकिन जब अंग्रेज को लगा कि अब अंग्रेज का ये मुकदमा का कोई भी फैसला भारत के लोग भी कर सकते हैं, तो इसका काफ़ी विद्रोह किया अंग्रेजों ने, जिसे श्वेत विद्रोह कहते हैं। तो इससे श्वेत विद्रोह पूछेगा तो क्या था? तो भारत के लोगों के खिलाफ कोई भी मुकदमा में जो न्यायाधीश होते थे वो अंग्रेज ही होते थे। तो इल्बर्ट बिल में इल्बर्ट जो थे, लॉर्ड रिपन जो थे, वो बोले कि भारत के लोग भी न्यायाधीश का रोल निभा सकते हैं। तो इससे काफ़ी विरोध किए थे अंग्रेज लोगों ने, इसे श्वेत विद्रोह भी कहते हैं। अंततः सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ा और अंग्रेज सरकार तो था ही, तो अंग्रेज सरकार को जो लॉर्ड रिपन थे उनको वापस मजबूरी में ये बिल को वापस लेना पड़ा था। ह्यूम जो थे, एलन ऑक्टियम ह्यूम, उस समय जो कांग्रेस पार्टी का स्थापना इसके बाद किए थे। आगे बढ़ते, वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल। 1878 को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित करने के बाद भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था। 1879 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ था, जिसे आर्म्स एक्ट कहते हैं। इससे द्वारा भारतीयों के लिए शस्त्र अस्त्र रखना गैर कानूनी कर दिया गया था। इसी के शासनकाल में 1879 में ब्रिटिश की महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार गया था और आयोजन किया गया था, और इस अनावश्यक धन की बर्बादी की गई थी और दिल्ली दरबार में बहुत सारा खर्च किया गया था। भारत के लोग भूखे मर रहे थे और ये लोग बड़ा बड़ा पार्टी मना रहा था। काफ़ी अनावश्यक धन की खर्च की गई थी। हमेशा दिल्ली दरबार लगता था, 1911 में भी लगा है। इसी ने ही सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 कर दी। देखिए, लॉर्ड जो ये लिप्टन था, ये बहुत बदमाश था। क्या था कि भारत का लोग जब नौकरी में आ जाते थे बड़े बड़े अधिकारी पोस्ट पे, तो देखा कि भारत का लोग नहीं आएगा तो क्या करते थे, उम्र जो था 21 साल जो था उम्र परीक्षा में बैठने का, उसको हटा के 19 कर दिया। अब 19 साल तक आदमी कितना पढ़ेगा, और परीक्षा इंग्लैंड में होता था। तो ये सब बहुत सारा गलत नीति था भारत का, जो ये अंग्रेज का, जैसे भारत के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास ना करें ताकि भारत का छात्र पास ही ना हो, तो अधिकारी कैसे बनेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संगठन। महाराष्ट्र के विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें बीडी सावरकर भी कहते हैं, याद रख लीजिए, बीडी, वीर दामोदर सावरकर, 1904 में अभिनव भारत संगठन का स्थापना किया। और यही 1857 के विद्रोह पहला विद्रोह भी कहे थे, और यही 1904 में अभिनव भारत का स्थापना किया। पूछेगा अभिनव भारत का स्थापना, तो बीडी सावरकर। 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम, बीडी सावरकर। 1905 में बंगाल में इंग्लैंड में श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। 1913 को लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। आयरलैंड देश से प्रेरित होकर भारत में स्वशासन हेतु होम रूल लीग की स्थापना मार्च 1916 को पुणे में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा तथा सितंबर 1916 में मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। और एनी बेसेंट आयरिश लेडीज थी, पहला कांग्रेस का महिला अध्यक्ष। 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना पूछेगा तो 1784 में। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की गई। तो आत्मीय सभा, यहाँ पर आत्मीय नहीं लिखिएगा, आत्मीय है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आत्मीय है, आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में। 1828 में ही
बड़ा समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किए गए थे और राजा राम मोहन राय 1829 में सती प्रथा का अंत भी किए थे। तो 1829 तक हो गया। यहाँ पर 19 नहीं होगा, एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, आप लोगों को भी समझना है। यहाँ 19 की जगह 18 कर लीजिएगा, है ना। 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था और 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। 1848 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना दादा भाई नेहरू जी ने किया था। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना M.G. नरांडे तथा आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा किया गया था। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था और 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जिसके पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। और 1896 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, जो आर्य समाज के संस्थापक थे, 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जबकि यहाँ पर विवेकानंद होना चाहिए था मेरे हिसाब से। 1907 में अनुशीलन समिति की स्थापना वरिंद्र घोष तथा भूपेंद्र दत्त के द्वारा किया गया था। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। और अब ज़्यादा नहीं है। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, पूछेगा कि 1924 में किसका हुआ था, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 1924 में किया। 1926 में नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने किया था, भगत सिंह नौजवान थे। और 1927 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना KB हेड गवार ने की थी। तो ये 1927 हो या 1925 हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये वाला देख लीजिएगा, यहाँ पर 1925 होना चाहिए। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1919 में किया था। अब थोड़ा महात्मा गांधी के बारे में देख लेते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक ग्राम में हुआ था। 1893 में इन्होंने साउथ अफ्रीका चले गए थे पढ़ाई करने के लिए, जहाँ से ये 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे और इसी के उपलक्ष्य में भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। 1916 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के पास साबरमती में आश्रम की स्थापना की थी। और 1917 में बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण आए थे और चंपारण के किसान नील की खेती तथा 3 गठिया प्रथा से परेशान थे। अतः गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया और सफल रहा। एक बार गांधी के खाने में जहर मिला दिया गया था, बरकत खाने का जान बचाया था। चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूर के समर्थन में 1918 में किया था। इसके बाद गांधी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिला में कर नहीं देने का आंदोलन चलाए थे। NRI नॉन रेसिडेंशियल ऑफ इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। और हम लोग का जो चैप्टर है ये समाप्त हो चुका है। आप एक बार, मेरा अनुरोध है कि आप सुन लिए होंगे, हमने भी सुने हैं तो आप अच्छा से सुनिए और इसको कॉपी में नोट करिए। नोट करेंगे तो आपके दिमाग में भी धीरे धीरे नोट हो जाएगा। और ये सिर्फ ये मत सोचिए खाली 10th का एग्जाम के लिए ज़रूरी है, आप इंडिया का कोई भी बड़ा कंपटीशन दे के देख लीजिएगा, आपको ये सब क्वेश्चन टकराएगा। हम लोग भी अच्छा से पढ़ाई किए तब आज इस जगह पे हैं, आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आप इससे बेहतर जगह पे जा सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया तो लाइक करेंगे और अपने दोस्त को और जो आपके रिश्तेदार हैं जो पढ़ाई से इंटरेस्टेड रखते हैं उन्हें फॉरवर्ड करेंगे। और बाकी आपको कोई तरह का दिक्कत लगे तो आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जो सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए।